हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशना ITA क्लास। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ये थर्ड चैप्टर का, ठीक है ना। तो पहले हम कुछ होमवर्क दिए हुए थे, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या था होमवर्क का, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है। न्यूनतम आवश्यकता है धारा प्रवाह, धारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो सबसे पहले क्या ज़रूरत है, स्थिर रहती है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। कॉपर कॉइल्स में स्थिर रहती है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स घुमाने पे उसमें क्या होता है, EMF जनरेट होते हैं, यानी एक वोल्टेज स्रोत की ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरा कोई चालक पदार्थ जिससे वो धारा प्रवाह हो। और चालक में ऐसा एक और भी चीज़ होती है जैसे टंगस्टन है, नाइक्रोम है, ये भी एक चालक पदार्थ है, ठीक है ना। तो ये होनी चाहिए। तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। पहला क्वेश्चन वोल्टेज स्रोत, तो वोल्टेज स्रोत तो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, ठीक है। चालक जरूर होना चाहिए। अचालक तथा अमीटर, अचालक का काम है कि विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित होना ही नहीं है उससे, तो इसका कोई यूज ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। अमीटर धारा प्रवाह को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो कह रहा है कि के लिए न्यूनतम आवश्यकता है, तो वोल्टेज स्रोत और चालक तो एकदम डेफिनेटली है, ठीक है। ये सब उतना ज़रूरत है भी नहीं, ठीक ना। वोल्टेज स्रोत एवं चालक, ये बिल्कुल सही जवाब है। वोल्टेज स्रोत स्विच तो ऑन ऑफ करने के लिए है। रजिस्टर प्रतिरोध तो चालक पदार्थ में कुछ न कुछ रहता ही है। वोल्टेज स्रोत स्विच तो ऑन ऑफ करने के लिए, और फ्यूज वो बाधा पहुँच जाए, मतलब लिमिटेशन क्रॉस करेगा तो फ्यूज जरूरी होता है, ठीक है ना। तो न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है, वोल्टेज स्रोत एवं चालक, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव क्या है। 3 प्रमुख प्रभाव देखना है। तो उष्मीय, चुंबकीय, विद्युत झटका देना। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं, कौन कौन सा हो सकता है। तो उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत झटका देना। उष्मीय प्रकाश उत्पन्न करना, चुंबकीय, उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, चुंबकीय, विद्युत झटका देना। नॉर्मली उष्मा, चुंबकीय और रासायनिक, ये 3 इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। तो इसका ये हो जाएगा आंसर। देन लास्ट क्वेश्चन है, अकार्बनिक ऑर्गेनिक पदार्थों में अधिकांशतः रासायनिक क्रियाएं डैश डैश के रूप में संपन्न होती है। तो रासायनिक क्रियाएं जो सेल में होती है वो आयनीकरण में होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आयनीकरण, ठीक है। आज हम इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची मिलान करना है, ठीक है ना। इस सूची में दिया हुआ है, इधर प्रभाव दिया हुआ है, विद्युत धारा का प्रभाव और उसका उपयोग, और ये ऑब्जेक्ट, इसको आंसर मिलाना है। तो पहला देखते हैं, इसमें क्या है, ए का 1। अब देखते हैं पहले उष्मीय प्रभाव। उष्मीय प्रभाव किस में होती है, विद्युत पंखा में, बल्ब में, हड्डियों का छाया चित्र में, विद्युत लेपन में। बल्ब में ऊष्मा जनरेट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा का ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव, पहले कुछ देर के लिए पॉज कर लीजिए, पहले अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अब हम बताते हैं। चुंबकीय प्रभाव किस में, विद्युत पंखा, बल्ब, विद्युत पंखा में क्या है कि चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तभी तो ये घूमती है, ठीक ना, कॉपर कॉइलिंग में। तो इसका दूसरा का कौन हो जाएगा, 1, ठीक। तीसरा रासायनिक प्रभाव जो होता है सो विद्युत लेपन में किया जाता है। ये सेल एंड बैटरी में हम बताएंगे, विद्युत लेपन में किया जाता है ये, ठीक ना। अभी फिलहाल के लिए याद रख लीजिए। एक्स किरणें कहाँ यूज किया जाता है, एक्सरे करते हैं ना, जब हड्डी टूटता है, हाथ पैर टूटता है तो एक्सरे करते हैं, तो हड्डियों का छाया चित्र में, तो यानी थर्ड। अब इसमें से मिलाना है कि कौन सा सही है, ए का 1 यानी 2 है, तो यही गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत।
बी ए का 4 तो ए का 2 है, तो यानी ये भी गलत, ज़्यादा देखना ही नहीं है, ठीक है ना। ए का थर्ड है ही नहीं। ए का सेकेंड, तो ए का सेकेंड ये सही है, तो अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो यही होना ही चाहिए, वैसे मिला लेते हैं। बी का फर्स्ट ये भी सही है, सी का फोर्थ ये भी सही है, डी का थर्ड ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा के प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे कितना? 6.24 इंटू 10⁻12, 6.24 इंटू 10⁻16, 6.24 इंटू 10⁻14, 6.24 इंटू 10⁻18। 18 हम बताए हुए हैं, 6.24 इंटू 10⁻18 हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल प्रति सेकेंड क्या होता है? 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 वाट, 1 ओम, ये बताए हुए हैं 1 वाट, और नहीं तो याद रख लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का मापन किससे किया जाता है? आमीटर, ओमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर। विभवांतर पहले है क्या? विभवों का अंतर, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस होता है विभवांतर, यानी उसका भी मात्रक होता है वोल्ट ही होता है, ठीक है ना। तो जैसे हम बताए थे ना कि एक सोर्स में हम दे रहे हैं जैसे 230 वोल्ट, और दूसरे वायर के टर्मिनल पे निकल रहा है 200 वोल्ट, तो कितना ड्रॉप हो रहा है? 30 वोल्ट का लॉस हो रहा है, यानी विभवांतर क्या हो जाएगा? 30 वोल्ट। तो वही विभवों का अंतर होता है, तो यानी फाइनली क्या होता है कि विभवांतर विभवों का अंतर, ठीक है ना। तो जब विभवों का अंतर है तो इसको भी वोल्ट मीटर से ही मेजर किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है? विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें से किसमें धारा प्रवाह नहीं होगा? विद्युत धारा। तांबा से तो कॉपर से धारा प्रवाह होता ही है, एल्युमिनियम से भी होता है, चांदी से भी होता है, क्या हो जाएगा? सीसा में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है क्या कहलाता है? जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होगा उसको क्या कहते हैं? चालक पदार्थ। तो क्या होता है? चालकता हो जाएगा, इसका आंसर चालकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपथ में धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध अचर ताप पर होता है? तो ओम का नियम बताए थे कि अचर ताप पे धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित किए थे अचर ताप पे, ठीक है ना। जो वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, ठीक ना, V=IR। तो क्या था? ओम्स का नियम। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है? तो क्या है? सॉरी, ये पहले बता दी चुके हैं, ठीक ना। I=V/R, ठीक। तो ये तो है, ये R=R1 + R2 है, जो कि है, ठीक ना। मतलब ओम्स के नियम के अनुसार सही नहीं है, ठीक ना। ये रेजिस्टेंस जब पढ़ाएंगे ना तो वो प्रतिरोध में जब सीरीज कम्बिनेशन करते हैं प्रतिरोध का रजिस्टर का, तो वो R1 + R2 R होता है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसमें वोल्टेज करंट का रेशियो हम पढ़ाएंगे, तो ये ओम्स के नियम के अनुसार नहीं है, ठीक ना। P=I²R ये है, V=P/I ये है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोधकता के पार वोल्टता तथा उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात हो तो उस प्रतिरोधक का मान निम्न सूत्र में से ज्ञात कीजिए। ज्ञात किया जाता है तो R का क्या है सही वैल्यू, R का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो R इक्वल्स टू आई भी, क्या ये सही है? V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो ये तो I अपर में हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा गलत, ठीक है ना। R इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू वी, ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो ये R अपन आई आर होता है, ठीक है ना। V इक्वल्स टू आई आर, लेकिन यहाँ हो जाएगा V इक्वल्स टू आर अपन आई, तो ये भी गलत है। यहाँ V इक्वल्स टू आई आर, तो ये सही है, ठीक ना, ये सही होगा, ठीक, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम प्रयोग किया जा सकता है किस में? रेक्टिफायर में किया जाता है। गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए नहीं है, वैक्यूम ट्यूब के लिए भी नहीं है, रेक्टिफायर के लिए है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। इसीलिए बारिश के समय अगर फोर व्हीलर से कोई जा रहा है, अगर बिजली कड़क रही है तो उस समय चारों दरवाज़ा बंद करके अंदर पैक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि यही रीजन है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है अंदर, ठीक है ना। विद्युत धारा एक क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है ना, और विभव जो है सो सदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है? तो उसका मान क्या होता है? 36 × 10⁵ जूल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 × 10⁵ जूल, ठीक है, ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है? ऐसा कौन सा इसमें उपकरण है जिसमें विद्युत धारा देने पे चुंबकीय फील्ड तैयार होती है? मोटर में तो होता ही है कॉइल, ठीक ना, कॉइल और स्टेटर रोटर पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक। उसके बाद विद्युत घंटी भी चुंबकीय प्रभाव से ही उत्पन्न होती है, उसी प्रभावित उपकरण है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर भी चुंबकीय प्रभावित उपकरण है, तो यानी क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? वोल्टेज, आवेश, विद्युत धारा, विभव। यानी कोई चालक में आवेश को गतिमान कर होने की दर विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है ना। वह बल जो विद्युत को चलाता है, जो धक्का देता है, क्या कहलाती है? विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका मात्रक होता है वोल्टेज, ठीक है ना, वही धक्का देती है, तभी तो आवेश प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, ठीक है ना। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है? कोई बंद परिपथ है, अगर उसमें धारा और वोल्टेज का अनुपात पूछा जाएगा तो वो दोनों समान होता है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन समान हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर जो विद्युत धारा मापता है, विद्युत धारा मापता है, किससे मापते हैं? लास्ट में बताए हैं विद्युत धारा कैसे मापा जाता है, एम्पियर में, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर 1000 मिली एम्पियर होता है, ठीक है ना। 1 मिली एम्पियर बराबर 0.001 एम्पियर होता है, और उसको ए मीटर से मापते हैं, एम्पियर मीटर से मापते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो विद्युत धारा मापता है, वोल्ट मीटर, हाइड्रोमीटर, ओम मीटर, अमीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है, हाइड्रोमीटर से डेंसिटी मेजर करते हैं। वो जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है ना, बैटरी लीड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट रहता है, H2SO4 और डिस्टिल वाटर का मिश्रण होता है उसमें,
तो वो जब चार्ज करते हैं, अब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है हाइड्रोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। तो वो बैटरी चार्ज फुल चार्ज है या डिस्चार्ज है उसको मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओम मीटर रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, ये क्या है अमीटर एम्पियर करंट मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज, जो वोल्टेज मापता मीटर जो वोल्टेज मापता है वोल्ट मीटर, ठीक है ना। तो टेकोमीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर हो जाएगा। टेकोमीटर स्पीड मापक यंत्र होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबी संचारण लाइन में वोल्टेज को किसमें मापी जाती है। लंबी संचारण लाइन, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से पहले कितना वोल्टेज लाइन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 440 वोल्ट होती है, 230 वोल्ट, 220 वोल्ट सिंगल फेज, 3 फेज 440। उससे पहले क्या है 11,000 वोल्ट, यानी वोल्ट को 11 के भी लिख सकते हैं, 11,000 वोल्ट को 11 के भी लिख सकते हैं, यानी किलो वोल्ट में मेजर करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा किलो वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, खर्च हुई शक्ति क्या होगा। तो पावर बराबर हम बताए हैं पावर बराबर V इंटू आई। तो यहाँ वोल्टेज कितना है 100 और करंट कितना दिया हुआ है 6, कितना हो जाएगा 600 पावर वाट, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले 1.5 ओम का प्रतिरोध है वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति क्या होगी। तो यहाँ पे भी देखना है पावर बराबर वही फार्मूला लगाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है 10 गो फार्मूला याद रखने का, ठीक ना। तो यहाँ पे हमें मालूम है वोल्टेज मालूम है कितना 150, करेंट हमको नहीं मालूम है। तो करेंट अगर नहीं मालूम है तो यहाँ से V = IR होता है। तो I बराबर क्या होता है V/R। तो वोल्टेज कितना हो गया 150 और इधर R कितना हो गया 1.5 ओम, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे 150 गुने 10, इधर 15 दहाई के 150, तो कितना हो जाएगा 100 एम्पियर हो जाएगा। यानी यहाँ से I का मान निकल गया कितना 100 एम्पियर, ठीक है। अब ये मान यहाँ पे पुट कर देंगे 150 वोल्ट है और यहाँ एम्पियर कितना है 100 एम्पियर है, तो कितना हो जाएगा 15,000 वाट पावर बराबर, ठीक है। साधारण सा क्वेश्चन है और इसका आंसर ये हो जाएगा। कंपटीशन में भी आते हैं और ITI में भी आते हैं, और भी इस तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1500 वाटेज का हीटर है। हीटर लगभग 1500 वाटेज 2000 वाटेज का आता है, ठीक है ना, 2200 वाटेज तक का भी आया है, ठीक है ना। तो जनरली 1500 वाटेज का होता है हीटर। उसको 4 घंटा चला रहे हैं, 4 घंटा चलने पर खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी। तो खर्च की गई ऊर्जा बराबर क्या होता है, फार्मूला अभी लास्ट टॉपिक वही बताए हैं। खर्च की गई विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है कुल शक्ति गुने कुल समय अपन 1000, ठीक है। तो कुल शक्ति कितना है यहाँ पे 1500 वाट गुने टोटल समय कितना है 4 आवर डिवाइड बाय 1000। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं यहाँ पे काट देते हैं,
ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, 15 गुने 4 अपन 10 कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी 3 दूना बराबर 6 यूनिट। इसका हो जाएगा 6 यूनिट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। 1000 वाटेज का विद्युत इस्त्री है। नॉर्मली 500 वाटेज का इलेक्ट्रिक आयरन आता है, 1000 का भी आता है, ठीक है ना। 1000 वाट का विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 1000 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से डैश डैश होगी, अधिक, कम, आधी, समान। तो ऑब्वियसली है कि 1000 वाट का विद्युत इस्त्री थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करेगा विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना, 500 से। तो आंसर तो ये हो ही जाएगा दिखने से, और कभी कभी पूछ देगा कितना ज़्यादा, तो वो रेशियो हम देख लेते हैं यही सेम फार्मूला से। तो इसका कुल शक्ति कितना है? इस इस्त्री का 1000 गुने इसका समय नहीं दिया गया है, ठीक ना, एक समय हम मान लेते हैं इसके लिए T1, ठीक है, अपन में 1000, ठीक है, इक्वल्स टू इस आयरन के लिए टोटल शक्ति कितना है? 500 वाट, ठीक है। इसका समय मान लेते हैं सेम समय, तो T2 मान लेते हैं, ठीक है ना। 1000 कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। मतलब अगर रेशियो निकालेंगे दोनों का तो ये 2 गुना सीधे 2 गुना अधिक हो जाएगा, ठीक ना। तो और भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हम टिकने मारे हैं, अधिक होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज है, वोल्टेज सप्लाई समान है, ठीक ना, और वाटेज ज़्यादा है। तो वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? अधिक, समान। इससे तो जाहिर है कि अगर जितना पावर ज़्यादा कम हुआ यानी प्रतिरोध ज़्यादा है तभी ये कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका वैसे हो जाएगा आंसर ये। अगर मैथमेटिकली देखना है तो देख लेते हैं इसका भी सलूशन, ठीक है ना। जैसे P बराबर वी आर, इसके टर्म में P बराबर ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है ना। अगर I के टर्म में लिखेंगे आई आर तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। दूसरा अगर I का मान दे देते हैं V अपन आर तो V स्क्वायर अपन आर हो जाएगा पावर, ठीक है ना। दोनों में वोल्टेज समान है, दोनों का वोल्टेज समान है, तो पावर और रेजिस्टेंस का रेशियो देख लेते हैं। तो एक का पावर और रेजिस्टेंस देख लेते हैं, 200 वाटेज है इंटू एक का R1 है, दूसरा का 500 वाटेज है और R2 है। तो स्पष्ट है, रेशियो से ही स्पष्ट है कि R1 का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, SI पद्धति में व्युत्पन्न निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी गलत जोड़ा बनाती है, ठीक है ना।
गलत जोड़ा। तो बल का न्यूटन तो होता ही है, दाब का पास्कल होता ही है, कार्य का वोल्ट होता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूटन मीटर बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक न्यूटन मीटर तो एक जूल के बराबर होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब लास्ट नहीं, अभी और क्वेश्चन है। 1000 वाट रेटिंग वाले एक हीटर को 2 घंटे तक प्रचालित करने पर इसके द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा क्या होगी। तो उपभोग की गई ऊर्जा बराबर, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा बराबर कुल शक्ति गुने कुल समय डिवाइड बाय 1000। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुल शक्ति कितना है यहाँ पे 1000, समय कितना दे रहा है 2 घंटा। ठीक है, 2 आवर अपन 1000, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कितना निकलेगा रिजल्ट, 2 यूनिट आंसर, यानी 2 इकाई इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिली वोल्ट डैश डैश के बराबर होता है। मिली वोल्ट है यहाँ पे, ये मिली वोल्ट है। ठीक है ना। तो 0.01 वोल्ट नहीं, क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर 1000 वोल्ट बराबर 1 किलो वोल्ट होता है। ठीक ना। और 1 वोल्ट बराबर 1000 मिली वोल्ट हो जाता है। तो 1 मिली वोल्ट बराबर 0.001 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका 0.001 वोल्ट। ठीक है ना। क्योंकि इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 वोल्ट बराबर 1000 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे अधिक भारी है। तो यहाँ पे देखते ही सभी लोग टिक मारेंगे इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये भारी होता है परमाणु के 3 मौलिक कण में से। परमाणु में 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उन तीनों में से भारी कण होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे परमाणु कहे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहे तो सबसे ज़्यादा भारी कौन हो जाएगा, परमाणु, चूँकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। अब इसमें ऑप्शन में दे दिया है अणु, तो अणु के अंदर तो परमाणु मौजूद होते हैं ना कई सारे, तो सबसे भारी कौन हो जाएगा, यहाँ पे अणु हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट निम्न जैसा ही होता है, कैसा होता है, तो 1 जूल पर कूलम्ब जैसा होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। अभी लास्ट में और कई क्वेश्चन भी कराए हैं। विद्युत ऊर्जा, खपत ऊर्जा किस में यूनिट होती है या kWh, किलोवाट घंटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा यानी यूनिट। ठीक है, इसका आंसर, या फिर यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी को डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। रेक्टिफायर से ही एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। आगे पढ़ाएंगे रेक्टिफायर। ठीक ना। तो पहले से थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखना जरूरी है। ठीक है ना। तो इसका रेक्टिफिकेशन होगा, इसमें रेक्टिफिकेशन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। केल्विन किसकी एसआई यूनिट है। तो केल्विन डिग्री सेल्सियस, केल्विन ताप का मात्रक होता है, तो ताप क्रम का हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश परिमाण है? सदिश परिमाण है। आयतन, चाल, घनत्व, त्वरण। त्वरण एक सदिश परिमाण है इसमें से, ठीक है ना, त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है, दो आवेशों के मध्य बल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विजातीय आवेश एक दूसरे को नष्ट कर देती है, ऐसा तो है ही नहीं। जो अगर विजातीय है तो आकर्षित होती है ना। मतलब असमान आवेश में आकर्षण होता है ना, तो ऐसा थोड़े ना है कि नष्ट कर देते हैं, तो ये तो गलत है। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकृष्ट करती है, ऐसा है ही नहीं। समान आवेश आकर्षित करता ही नहीं है, वो क्या, वो समान आवेश प्रतिकर्षित, विकर्षण करेगा, ठीक है। दो विजातीय आवेशों के मध्य कोई बल विद्यमान नहीं होता है। दो विजातीय मतलब दो असमान आवेशों के बीच कोई बल विद्यमान नहीं होता, ऐसा है ही नहीं। दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। दो सजातीय आवेशों के मध्य एक प्रतिकर्षण बल विद्यमान रहते हैं। दो सजातीय, दो समान आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद रडार का तात्पर्य है रेडियो डायरेक्शन एंड डिफ्लेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। याद रखना है रडार, रडार शब्द पूछा जाता है बार बार, ठीक है ना, तो इसको याद रखना है। निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? इसमें कौन सा समीकरण सही है? Q कूलम्ब होता है, C फैराड होता है, और धारिता, सॉरी ये हम अभी कैपेसिटर हम पढ़ाए नहीं हैं और क्वेश्चन हम यहाँ पे दे दिए हैं। तो एक्चुअली C बराबर होता है Q/V होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर अभी फ़िलहाल याद रख लेना है, जब कैपेसिटर पढ़ाएंगे तो इसमें ये क्वेश्चन फिर से आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में 100 वोल्ट बिजली की आपूर्ति की जाती है। 100 वोल्ट बिजली की आपूर्ति की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो आवश्यक शक्ति का मान क्या होगा? आवश्यक शक्ति का मान क्या होगा? तो पावर बराबर क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? पावर बराबर V इंटू आई। यहाँ क्या है? वोल्टेज दिया हुआ है, I नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे V इक्वल्स टू IR होता है ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। तो I के टर्म में इसको ले लेंगे तो V इंटू आई के टर्म में V/R हो जाएगा, यानी पावर बराबर क्या हो जाएगा? V²/R। अब ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पावर बराबर V², यानी कितना है वोल्टेज? 100 वोल्ट, तो 100 का स्क्वायर/R कितना है? R 20 ओम, तो 20 ओम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100/20, तो 20 25 100 कितना हो जाएगा? 500 वाट हो जाएगा। तो ये 500 वाट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक होता है? तो रबर कुचालक होता है, मिट्टी कुचालक होता है, भींगी मिट्टी होगा, गीला मिट्टी होगा तो सुचालक होगा तांबा। सबसे बेस्ट सुचालक है तांबा, तो इसका सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए परिपथ में, ये हमारा परिपथ है, ठीक है ना, इसमें वोल्टता कितनी है? इसमें भी पूछ रहा है, जिसमें इसमें एम्पियर बता दिया है कि 2 एम्पियर की धारा है और रेजिस्टेंस इसमें 100 ओम का है, तो इसमें वोल्टता पूछ रही है। तो हम ओम्स लॉ के नियम अनुसार हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है, V इक्वल्स टू IR। तो करंट का मान कितना है? 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस का मान कितना है? 100 ओम है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 200 वोल्ट हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक खुले सर्किट में
जब यही सर्किट, माना यही सर्किट है, कोई वोल्टेज दे दिया और यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया, तो क्या होगा, प्रतिरोध और करंट दोनों शून्य हो जाएगा। तो खुले सर्किट में, जब सर्किट खुला हुआ है तो प्रतिरोध शून्य अगर होता है, देख यहाँ पे प्रतिरोध अगर शून्य हो रहा है तो धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, अगर प्रतिरोध अगर शून्य हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्रतिरोध V अपन R होता है, I बराबर, अगर प्रतिरोध का मान अगर शून्य हो गया तो I का मान जो होता है, करंट का मान इन्फिनिटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, दोनों शून्य हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। अगर प्रतिरोध 0 होगा तो करंट का मान अनंत हो जाएगा, अगर करंट 0 हो जाएगा तो प्रतिरोध का मान अनंत हो जाएगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। प्रतिरोध और करंट दोनों अनंत है, अगर प्रतिरोध अनंत होगा तो फिर ये करंट 0 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। प्रतिरोध शून्य है, करंट अनंत है, प्रतिरोध अगर शून्य है तो करंट अनंत होगा, ठीक है। प्रतिरोध अगर शून्य है तो करंट अनंत होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये अगर खुला सर्किट कह रहा है, ये बंद सर्किट के लिए हो गया कि प्रतिरोध अगर शून्य है तो ये बंद सर्किट के लिए, खुला सर्किट के लिए नहीं, ठीक है ना। प्रतिरोध अनंत है, ये हुआ खुला सर्किट के लिए, प्रतिरोध अनंत है, ये हुआ खुला सर्किट के लिए। तब करंट क्या हो जाएगा, अगर प्रतिरोध अनंत है तो करंट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा खुला सर्किट के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमोटिव बल की एसआई इकाई क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और विभव तीनों का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, वोल्ट। कंफ्यूजन नहीं होना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो या फिर विभवांतर हो या फिर विभव हो, तीनों का मात्रक होगा वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है। कागज, सिल्वर, कॉपर, सोना। सोना तो सोना चांदी कॉपर, ये जो कॉपर है ये सुचालक है, और कागज जो है सो कुचालक है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर, ठीक है ना। क्या है, किसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता किसमें होगी। नकारात्मक प्रभारित पिंड, ये तो जरूर नकारात्मक अणु में, परमाणु में, सकारात्मक में तो प्रोटॉन होता है, और परमाणु में तो पूरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, अणु में परमाणु, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स किस में होता है, नकारात्मक प्रभारित पिंड में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिष्ट धारा की स्थिति क्या होगी। परिमाण व दिशा समय के साथ बदलती है, समय के साथ नहीं बदलती है। वो एसी करंट की दिशा समय के साथ बदलते रहती है, मैग्नीट्यूड वेरी करते रहता है, ठीक है ना। परिमाण नियत होता है, दिष्ट धारा का परिमाण, डीसी करंट का परिमाण तो नियत जरूर रहता है, ठीक है ना, प्योर डीसी का, और इम्प्योर डीसी, पल्सेटिंग डीसी का परिमाण वेरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑप्शन, विद्युत धारा का परिमाण समय के साथ बदलता है। विद्युत धारा का परिमाण समय के साथ बदलते रहता है, तो समय के साथ दिष्ट धारा में बदल भी सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। परिमाण व दिशा दोनों अचर होगी, तो ये प्योर डीसी का परफेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना।
परिमाण और दिशा दोनों अचर होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है? बेकेलाइट, रबर, शीशा, चांदी। चांदी जो है सो सबसे अच्छा बेहतरीन चालक पदार्थ है। ठीक है। एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि चांदी जब अगर सबसे अच्छा चालक पदार्थ है तो हम कॉइल्स के रूप में क्यों नहीं यूज करते हैं? तो ये ऊष्मा का भी मतलब गलनांक भी अच्छा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे जल्दी गल जाता है, इस वजह से चांदी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और कुछ लोग महंगाई भी कह देते हैं, तो गलनांक पॉइंट के कारण बस इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जहाँ महंगाई है, गलनांक का जिक्र नहीं है, तो वहाँ पे महंगाई, जहाँ गलनांक और गलनांक है तो फिर गलनांक। धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है कब? जब वह निम्न में से बदल जाती है। निम्न में से क्या बदल जाती है? प्रत्यावर्ती धारा में परिमाण वैरी करता है, दिशा बदलती है, परिमाण और दिशा दोनों बदलती है, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है। विद्युत आवेश के एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स का योगदान रहता है? 0.625 इंटू 10⁻19, तो 6.25 इंटू 10⁻18 होता है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? शुद्ध पानी, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी। शुद्ध पानी, प्योर वाटर चालक की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं। ये आज के लिए होमवर्क है। ठीक है ना, आप लोग बना के लाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले चैप्टर 3 कंप्लीट हो रहा है, और भी क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में भी। ठीक है ना। तो ओम का नियम निर्दिष्ट करता है, ओम का नियम निर्दिष्ट करता है I = V × R, R = IV, I = V/R, V = RI। क्या होगा? जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह क्या दर्शाता है? धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का प्रकाशीय प्रभाव। ठीक है। एक बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। यदि 0.75 ओम की धारा उत्पन्न की जानी हो तो बैटरी का प्रति विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए? तो इसका 15 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 20 वोल्ट, क्या होगा? इसका सॉल्यूशन निकाल के बताना है जवाब। ब्रेंजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर सामान्यतः डैश डैश का बना होता है। कॉपर बेस और चांदी की मिश्र धातु, जिंक क्लोराइड, लेड सल्फाइड, रोजिन आयरन बेस और लेड के मिश्र धातु। लास्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत चालित इस्त्री इलेक्ट्रिक आयरन के बेस प्लेट तली में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है? संवहन के माध्यम से, विकिरण के माध्यम से, परिसंचरण के माध्यम से, चालन के माध्यम से। ठीक है। और आज के इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और उसी पे लिंक है। व्हाट्सएप पे भी जो भी है समस्या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज यहीं पे हम विराम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।